Hello everyone. Welcome to the daily news analysis session of Manu Law classes. Today is 3rd April 2024 and I will take today's session. I'm दिनेश कुमार. बच्चों थोड़ी सी आज मेरी ना गले में इन्फेक्शन है तो थोड़ा वॉइस में आपको प्रॉब्लम होगी. I'm sorry for the same. So now we come to the first news and our first news is ED can summon anyone for any information Supreme Court. तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया और उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो ईडी की पावर है, ईडी मतलब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट. देखिए जो ईडी है आजकल बहुत न्यूज में है. हमारी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट न्यूज में क्यों है? क्योंकि बहुत सारे हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को नोटिस दिए गए हैं, समन्स दिए गए हैं, उनको बुलाया जा रहा है. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि whether the powers given to ED are against the law or these are excess in nature. क्या ये पावर इनको जो दी गई हैं ये एक्सेस इन नेचर है? तो इसी बात को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस न्यूज में कवर किया है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना है कि जो ईडी को पावर दी गई है वो लीगली जस्टिसिएबल है. कौन सी पावर है? दीज आर लीगली जस्टिसिएबल. नाउ तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कहा है कि ईडी किसी भी पर्सन को समन दे सकती है और किसी भी पर्सन को बुला सकती है किसी इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए. सो दिस इज वेरी वाइड पावर ऑफ द ईडी. अब हम समझते हैं समन क्या होते हैं. तो देखिएगा समन का मतलब होता है a formal procedure, a formal legal procedure to call someone either to attend the court proceedings or to attend or to present before any investigative agency. To present before any investigative agency. अब हम आते हैं इस न्यूज पर कि ऐसा क्यों हुआ. तो बेसिकली ईडी ने जो है तमिलनाडु के 4 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को इन्होंने समन दिया कि आप आओ और आपसे ये कुछ लैंड माइनिंग के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन लेना चाहते थे. तो मतलब ईडी माइनिंग से संबंधित कुछ इंफॉर्मेशन लेना चाहती थी तमिलनाडु के 4 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से. लेकिन तमिलनाडु के जो 4 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं ये ईडी के सामने पेश नहीं हुए और ना ही इन्होंने इंफॉर्मेशन दी और इन्होंने ये रीजन साइट किया कि दे आर नॉट एबल टू कंप्लाई द समन्स ऑफ ईडी बिकॉज ऑफ अपकमिंग लोकसभा इलेक्शंस. ठीक है. तो इस बात को फिर फर्दर कोर्ट में चैलेंज किया गया कि भाई दे आर नॉट कमिंग. ठीक है. सो दे आर नॉट रेस्पेक्टिंग द लॉ और दे आर नॉट रेस्पेक्टिंग द इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज. इसी बात को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ईडी को सपोर्ट किया और उन सभी कलेक्टर्स को डायरेक्ट किया कि दे कैन नॉट डिनाई द समन इशूड टू देम बाय द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बिकॉज द पावर्स गिवन टू द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट are legally justiciable and by virtue of these powers ED can summon anyone for getting any information. So now we come to the next news. देखिए यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जस्टिस त्रिवेदी ने इस बात को कहा, इंपॉर्टेंस ऑफ रेस्पेक्टिंग द कोर्ट लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, स्ट्रांगली डेप्लोरिंग द कलेक्टर्स कैवलियर अप्रोच. उन्होंने कहा जो आपकी ये कैजुअल अप्रोच है मींस नॉट अटेंडिंग द ईडी और नॉट रेस्पेक्टिंग द समन ऑफ ईडी, so this is not good. ठीक है. Now we come to next news and next news is Sanjay Singh gets bail, no trace of money, no trace of money trail, Supreme Court. तो देखिए क्या है, अराउंड 6 month बैक
जो हमारे राज्यसभा सांसद हैं मिस्टर संजय सिंह जी, ये आम आदमी पार्टी को बिलोंग करते हैं, आम आदमी पार्टी, और इनको ईडी ने अरेस्ट किया था रिगार्डिंग द स्कैम इन लिकर पॉलिसी ऑफ दिल्ली, स्कैम इन लिकर पॉलिसी ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली में जो शराब नीति थी उसके कनेक्शन में संजय सिंह को अरेस्ट किया गया था। लब यहां पर हम थोड़ा सा आगे समझते हैं। आफ्टर 6 मंथ संजय सिंह को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी, और इस बेल का विरोध जो है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नहीं किया। अब पॉइंट ये है कि जो संजय सिंह को बेल मिली वो किस आधार पर मिली। तो देखें यहां पर पहला बेस तो ये है इस बेल का कि इनके खिलाफ कोई भी मनी ट्रेल का सबूत नहीं मिला, एविडेंस नहीं मिला। अब ये मनी ट्रेल का मतलब, अगर जैसे ईडी कहती है कि भाई इनने मतलब संजय सिंह जी ने कुछ स्कैम किया और स्कैम के बदले कुछ इन्होंने पैसे लिए, तो यहाँ पर ईडी की ड्यूटी है कि वो उस पैसे को प्रूव करे। क्यों? क्योंकि यहाँ इन ऑल क्रिमिनल केसेस, ऐसी ड्यूटी क्यों है? इन ऑल क्रिमिनल केसेस एक्सेप्ट फ्यू, इट इज द ड्यूटी ऑफ प्रोसिक्यूशन। ये प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी होती है कि वो किसी अपराधी के गिल्ट को बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट प्रूव करे। अब क्योंकि ईडी ने उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने पैसे लिए हैं रिगार्डिंग द लिकर पॉलिसी ऑफ दिल्ली, तो यहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ भी इस पर ईडी पर है, तो ईडी को कोई ट्रेल नहीं मिली, तो इसलिए उनको बेल मिली। सेकेंड पॉइंट ये है, द कोर्ट हाईलाइटेड दैट द दिनेश अरोड़ा accused turned approver did not implicate Mr. Singh until his 10th statement। तो यानी कि जो इसमें एक्यूज्ड हैं वो मिस्टर दिनेश अरोड़ा हैं, और उन्होंने 10 स्टेटमेंट दिए, और 10वें स्टेटमेंट में मतलब उन्होंने जो उनके 9th स्टेटमेंट्स थे, उन 9th स्टेटमेंट में उन्होंने मिस्टर संजय सिंह को एक्यूज नहीं ठहराया या उनके अगेंस्ट कोई भी एविडेंस नहीं दी, और तुरंत एकदम 10th स्टेटमेंट में उन्होंने संजय सिंह को एक्यूज्ड माना ऑफ टेकिंग 2 करोड़ रुपीस ब्राइब। अब हम इसको समझते हैं। तो देखिए, जब अगर किसी पर्सन को नो स्टेटमेंट में एक्यूज नहीं माना और अचानक 10th स्टेटमेंट में उसका जिक्र आता है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक सस्पिशन पैदा करता है। सेकंड पॉइंट ये है, देखिए क्या है अब यहाँ पर एक टर्म लिखी गई है, एक्यूज टर्न्ड अप्रूवर। अब हम समझते हैं ये अप्रूवर क्या होता है। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 टर्म होती हैं, एक टर्म होती है अकम्प्लिस और दूसरी होती है अप्रूव। दोनों में डिफरेंस समझते हैं। अकम्प्लिस का मतलब होता है द पर्सन हु वाज ऑलरेडी इन्वॉल्व्ड इन द कमीशन ऑफ क्राइम, यानी कि सह अपराधी। तो अगर 2 पर्सन अपराध करते हैं तो वो एक दूसरे के क्या माने जाते हैं? अकम्प्लिस माने जाते हैं। अब अप्रूवर कौन होता है? अप्रूवर बेसिकली पहले ये एक अपराधी होता है, और ये अपराधी एक कंडीशन के आधार पर इस बात को तैयार हो जाता है कि नाउ ही विल बिकम द एडवोकेट, नाउ ही विल बिकम द विटनेस ऑफ द एजेंसी। तो देखिए, जैसे अभी हमने आपको बताया कि जितने भी क्रिमिनल केसेस होते हैं, सभी क्रिमिनल केसेस में जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो प्रोसिक्यूशन पर होता है, ठीक है। तो प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी है कि वो अपराधी के गिल्ट को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करे। दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि कई मामलों में अगर कोई सह अपराधी है, मींस अकम्प्लिस है, और वो पुलिस को सपोर्ट करना चाहता है, मतलब वो अपने ही साथियों के अगेंस्ट वो देना चाहता है, बयान देना चाहता है या कुछ एविडेंसेस देना चाहता है, तो उससे संबंधित प्रोविजंस हमारे सीआरपीसी में है, और इसका सेक्शन 306 है सीआरपीसी का, जो कि अप्रूवर को डील करता है। अब ये अप्रूवर क्या होता है? तो अगर कोई पर्सन जो कि पहले अपराधी था
और वो अपने साथियों के खिलाफ ही एविडेंस देने के लिए तैयार हो जाता है और पुलिस को सपोर्ट करता है या किसी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को सपोर्ट करता है, तो सच पर्सन इज कॉल्ड अप्रूवर। अब यहाँ पर एक मेन कंडीशन ये होती है कि जो भी पर्सन अप्रूवर होता है उसको वो सारी क्राइम से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन पुलिस को देनी होगी या किसी भी इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। अब उसको अप्रूवर जब वो बनेगा तो उसको उसके अगेंस्ट जो चार्जेस होंगे उसमें कुछ छूट दी जा सकती है, लेकिन उसकी मेन कंडीशन ये है कि जब तक वो सारी बातें नहीं बताएगा उसको कोई भी लीगल तौर पर कोई भी बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा। So this is the very important term. And now we come to next news. Why did center turn a blind eye to Patanjali's COVID cure claim? Asked Supreme Court. तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से ये पूछा है कि जब 2020 और 21 में हमारे देश में कोविड था तो आप लोगों को याद होगा उस टाइम पर एक पतंजलि कंपनी ने एक किट निकाली थी, ठीक है, और उसमें इन्होंने ये दावा किया था कि ये जो किट है उनकी या जो किट में जो मेडिसिन हैं अगर वो दी गई डायरेक्शन के अनुसार लेंगे तो वो कोविड जैसी गंभीर बीमारी को क्योर कर सकती है। अब जब इन्होंने ये इस तरह के एडवर्टाइजमेंट दिए तो बाद में इनके खिलाफ लीगल एक्शन हुआ और ऑनरेबल कोर्ट ने इनको इसके लिए दोषी ठहराया, ठीक है। अब यहाँ पर ये हुआ, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने साइमल्टेनियसली भारत सरकार से ये पूछा कि जब इस तरह के स्टेटमेंट इसके तरफ से आ रहे थे पतंजलि की तरफ से तो आपने इनको क्यों नहीं रोका या व्हाई डिड यू नॉट टेक द लीगल एक्शन अगेंस्ट द पतंजलि कंपनी, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ने ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से पूछा है। अब हम इसका एक लीगल एस्पेक्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को वार्निंग दी है, क्या कहा है कि परजरी प्रोसीडिंग्स आपके खिलाफ इनिशिएट हो सकती हैं। तो पहले अब हम समझेंगे व्हाट आर द परजरी प्रोसीडिंग। तो देखिएगा सेक्शन 191 ऑफ आईपीसी डील्स विद द गिविंग फॉल्स एविडेंस, इसे डील करता है, डील्स विद द गिविंग फॉल्स एविडेंस, और फॉल्स एविडेंस को ही हम दूसरा नाम परजरी बोलते हैं। मतलब तो अगर किसी पर्सन ने फॉल्स एविडेंस दी है जबकि वो जानता है कि ऐसा सच नहीं है तो ऐसी एविडेंस को फॉल्स एविडेंस बोलते हैं। तो अब दूसरा यहाँ पर एक और सेक्शन है जो इससे रेलिवेंट है, दैट इज सेक्शन 192 ऑफ IPC and it deals with the fabricating false evidence, तो fabricating false evidence और giving false evidence में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस दोनों में ये होता है कि यहाँ पर हम कोई झूठी एविडेंस देते हैं, हमें पता होता है कि ये जो इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं दिस इज नॉट लीगली करेक्ट, बट फिर भी हम ये इंफॉर्मेशन देते हैं, दिस इज कॉल्ड फॉल्स एविडेंस। दूसरा होता है फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। तो फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस मींस झूठी एविडेंसेस बनाना, ठीक है। ऑनरेबल कोर्ट ने ये इनको वार्निंग दी है कि अगर आप हमारे ऑर्डर को कंप्लाई नहीं करेंगे तो फॉल्स परजरी प्रोसीडिंग कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट यू। सेकंड पॉइंट ये है, फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और भी लग सकती है आपके खिलाफ। सो अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है? डिसरेस्पेक्ट द कोर्ट। तो जब कोई व्यक्ति कोर्ट का रेस्पेक्ट नहीं करता यानी कि कोर्ट के दिए गए ऑर्डर का पालन नहीं करता तो ऐसे पर्सन के खिलाफ क्या हो सकती है? कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट हो सकती है। अब हमारे देश में एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है, तो यहाँ पर 3 से 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जामिनेशन पूछे जा सकते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास ही ये पावर है कि वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकते हैं और ये पावर किसी लोअर कोर्ट के पास नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति किसी लोअर कोर्ट की कंटेम्प्ट करता है तो वो they will write this information to the concerned high court, then concerned high court will initiate contempt proceeding against such person। सेकेंड पॉइंट ये है
ये जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स है ये दो तरह की होती हैं, और कंटेम्प्ट हम कह सकते हैं दो तरह की होती है। एक होती है सिविल कंटेम्प्ट और दूसरी होती है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट का मतलब होता है डिसओबेइंग द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, डिसओबेइंग द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। तो जो व्यक्ति कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानता जानबूझकर, विलफुल डिसओबीडियंस, ठीक है, तो वो पर्सन सिविल कंटेम्प्ट के लिए लायबल होगा। अब यहाँ पर विलफुल डिसओबीडियंस होनी चाहिए। तो मतलब विलफुल का मतलब है कि ऑनरेबल कोर्ट ने उसको ऑर्डर दिया किसी काम को करने के लिए और उसने नहीं माना, दिस विल अमाउंट टू विलफुल डिसओबीडियंस। सेकंड है हमारा क्रिमिनल कंटेम्प्ट। तो यहाँ पर क्रिमिनल कंटेम्प्ट में आते हैं कि अगर कोई ग्रेव कंडक्ट है, मींस थ्रेट करते हैं किसी जजेस को, है ना, एब्यूज करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति क्रिमिनल कंटेम्प्ट के लिए लायबल माने जाएंगे। ठीक है, नाउ अब हम आते हैं, ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि जो पतंजलि कंपनी है उसने मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट किया। तो व्हाट इज द मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट? तो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट वो होते हैं जो कि किसी प्रोडक्ट के बारे में सही इंफॉर्मेशन नहीं देते। तो जैसे कि बाबा रामदेव ने कोविड के दौरान ये कहा था कि उनके द्वारा जो बनाई गई किट है ये कोविड जैसी गंभीर बीमारी को क्योर कर देगी, तो दिस वाज मिसलीडिंग स्टेटमेंट और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, अब ये किस कानून के वायलेशन में होता है? सो इट इज इन द वायलेशन ऑफ ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954। तो ये इसके वायलेशन में होता है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। इज कच्चातीव आइलैंड डिस्प्यूटेड? तो बेसिकली यहाँ पर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी एक स्टेटमेंट दिया तमिलनाडु में इलेक्शन की रैली में, और उन्होंने कहा कि जो कच्चातीव आइलैंड है ये पहले इंडिया का था और हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने ये श्रीलंका को दे दिया। ठीक है, तो उनके काउंटर पार्ट थी उस पर श्रीमा आर.डी. भंडारनायका। ठीक है, तो अब ये जो स्टेटमेंट है इसकी वजह से थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हुई। ठीक है, कि ये पहले भारत का था और इंदिरा गांधी ने इनको कांग्रेस में मतलब श्रीलंका को दे दिया। अब इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ कि पहले जो हमारे देश के फिशरमैन होते थे तो वो उसमें मछली पकड़ा करते थे, लेकिन नाउ दे आर नॉट अलाउड टू फिशिंग एक्टिविटीज देयर विदाउट द एक्सप्रेस कंसेंट फ्रॉम द श्रीलंका। अब हम इसका थोड़ा सा एक इंटरनेशनल बॉडी का समझ लेते हैं, लॉ क्या है। तो देखिए, देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ सी। एक कंसेप्ट होता है लॉ ऑफ सी। अब लॉ ऑफ सी का मतलब समुद्र से संबंधित कानून। तो जैसा आप जानते हैं कि हमारा देश इस तरह से है और यहाँ पर इंडियन ओशियन है और फिर यहाँ पर श्रीलंका, एक छोटा सा देश है श्रीलंका। अब क्वेश्चन ये है कि ये कच्चादीव आइलैंड जो है वेदर इट वाज द पार्ट ऑफ दिस और नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मैं एक जनरल रूल आपको बता रहा हूँ। तो जनरल रूल ये होता है कि जहां किसी देश की बाउंड्री खत्म होती है उसके 12 नॉटिकल मील तक क्या होता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ होती है। क्या होता है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ। और ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है इट इज कंसीडर्ड एज द पार्ट ऑफ दैट, इट इज कंसीडर्ड एज द पार्ट ऑफ द लैंड ऑफ द कंसर्न स्टेट। अब 12 नॉटिकल के बाद एक और होती है 12 नॉटिकल मील। 12 नॉटिकल मील्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉन्टिग्युअस जोन। दिस इज कॉल्ड कॉन्टिग्युअस जोन। और फिर इसके बाद होते हैं 176, इट इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसको हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब किसी देश की बाउंड्री, ये लैंड बाउंड्री है और सपोज यहाँ पर सी है, समुद्र है, तो वो 200 नॉटिकल मील तक समुद्र में जा सकता है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। नाउ वी कम टू नेक्स्ट। EC transfers several top officials, appoints several special observers। तो इलेक्शन कमीशन ने कुछ टॉप ऑफिशियल्स को जो है ट्रांसफर कर दिया है। कौन से स्टेट में क्या है? आसाम, बिहार, झारखंड, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। अब इसका
मेन ऐसी ट्रांसफर की पावर इलेक्शन कमीशन को क्यों दी जाती है? देखिए, ये दी जाती है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। जैसा कि आप जानते हो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस are the part of the basic structure of the constitution, are the part of basic structure of the constitution। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब है ऐसे प्रिंसिपल्स जिन पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड अपॉन है, उन प्रिंसिपल को कोई भी चेंज नहीं कर सकता। इवन जो हमारी पार्लियामेंट है वो भी बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती। ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कौन केस का नाम था? इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण, इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के पास ये ड्यूटी है या उसकी ये ड्यूटी है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए, और उसी ड्यूटी को पालन करने के लिए यहाँ पर उसको बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दी जाती है ड्यूरिंग द इलेक्शन, ताकि वो फ्री और फेयर इलेक्शन करा सके। ठीक है, तो अपनी उसी पावर में इलेक्शन कमीशन जो है क्या करता है? किसी भी पर्सन का, किसी भी ऑफिसर का ट्रांसफर कर सकता है। अब हम इसका कोई और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट देखते हैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, इलेक्शन संबंधित जो प्रोविजंस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 से 329 में पाए जाते हैं। आर्टिकल 325 ये कहता है कि किसी भी पर्सन को उसके रिलीजन के आधार पर, सेक्स के आधार पर उसका नाम वोटिंग लिस्ट में डालने से मना नहीं किया जा सकता। और 326 कहता है एडल्ट सफरेज। अब ये एडल्ट सफरेज क्या है? एडल्ट सफरेज ये है कि हर व्यक्ति के पास जिसकी उम्र 18 साल हो गई है उसके पास वोट डालने का अधिकार है। ठीक है, पहले ये एज जो है 21 साल थी, लेकिन 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसको एज को 21 साल से घटाकर कितना कर दिया? 21 साल से घटाकर इसको 18 साल कर दिया। This is the relevant information. Now, first batch of 64 Indian workers from Haryana, Uttar Pradesh leaves for Israel. देखिएगा, जब इजराइल पर अटैक हुआ था 7 अक्टूबर 2023 को, हमास एक ग्रुप ने अटेम्प्ट किया था। तो हमास एक टेररिस्ट ग्रुप है, उसने इस पर अटैक किया था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वहां पर इजराइल में लेबर शॉर्टेज हो गई। ठीक है, तो उसी लेबर शॉर्टेज, दूसरा पॉइंट ये था कि पहले इजराइल में जो ज्यादातर लेबर आते थे वो फिलिस्तीन से आते थे। तो फिलिस्तीन से जो लेबर आते थे तो वो उनकी जो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स उनको पूरा करते थे। लेकिन क्योंकि अभी आप जानते हैं कि फिलिस्तीन के और इजराइल के रिलेशन अच्छे नहीं है, बिकॉज इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमास एक टेररिस्ट ग्रुप ने अटैक किया था। ठीक है, तो अब उसने इंडिया से इसके लिए वो मांगी, सपोर्ट मांगी। तो ये हम उनको 10,000 वर्कर प्रोवाइड करेंगे, और आउट ऑफ 10,000 64 वर्कर्स जो है वहां के लिए चले गए हैं। ठीक है, और इसमें नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, ये एक डिपार्टमेंट है भारत सरकार का, उसने मदद में हेल्प की। ठीक है, और ये जो एग्रीमेंट है बिटवीन इंडिया एंड इजराइल, इट वाज एज ए पार्ट ऑफ इंडिया इजराइल मोबिलिटी पार्टनरशिप साइंड इन 2023। तो ये मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हुआ था इन दोनों के बीच में 2023 में। उसी एग्रीमेंट के एग्जीक्यूशन में ये लोग वहां गए हैं। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल कम अगेन विद मोर सच न्यूज। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।